हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 1 के बारे में। और इसमें जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखेंगे, उसके तहत कितने राज्य को गठन किया गया है, कब कब किया गया उसको हम देखने वाले हैं। और क्षेत्रीय परिषद से कितने क्षेत्रीय परिषद हैं और कितने उनके कहाँ कहाँ मुख्यालय हैं, ये आपको सारी डिटेल में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो से मुझे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका जो आपका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला अनुच्छेद कहता है फ्रेंड्स कि इंडिया दैट इज़ भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी जो है भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ये आपको नोट कर लेना है, ये आपके अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 1 में जो आपके संविधान है उसमें भारत का जो नाम है वो केवल इंडिया और भारत लिखा है, ये भी आपको नोट करना है। यही दो शब्दावली लिखी है अपने देश का नाम, वो भी अनुच्छेद 1 के तहत। और ये भी लिखा है कि जो आपका भारत है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये आपको नोट करना है। यूनियन लिखा है इंग्लिश में, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए फेडरल भी दे देता है, तो फेडरल आपको नहीं लगाना, क्योंकि यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। यूनियन और फेडरल दोनों डिफरेंट है। यूनियन का मतलब है ये होता है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, ये आपको नोट कर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स कि ये जो हिंदुस्तान शब्द है और भारतवर्ष, आर्यवर्त जैसे शब्दावली हैं, ये आपके अनुच्छेद 1 में नहीं दिया गया है। केवल आपको नोट करना है कि जो अपने देश का नाम है वो भारत के संविधान में केवल इंडिया उसके लिए यूज किया गया और भारत किया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अनुच्छेद 1 में ही कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। और फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके अभी फिलहाल में उपस्थित है, ये आपको नोट कर लेना है। और यूनियन का मतलब हमने ये बताया, जैसे कि मान लीजिए कि फ्रेंड्स ये अपना इंडिया है और इसमें अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब अगर चाहें संसद तो ये जो है 28 राज्य में वो बढ़ा भी सकती है, उसको 28 राज्यों को घटा भी सकती है। तो ये जो है ये जो अधिकार है वो संसद को है, हालांकि उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यों को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश अभी फिलहाल में जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, या फिर किसी और राज्य से, मान लीजिए कि बिहार क्षेत्र से यूपी में कोई क्षेत्र मिला सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं उसके क्षेत्रफल को, यानी उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, इसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसा किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है, हालांकि उसके हम बारे में आगे बात करेंगे। तो ये आपको बस ये आपको जानना है कि जो भारत जो है विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी हम भारत का जो स्टेट है या फिर यूटी है उसका अस्तित्व जो है हम उसका क्षेत्रफल, उसका नाम, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। यानी उसका हम विनाशकारी कहने का मतलब ये है कि उसके क्षेत्रफल, उसके नाम और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, इसी के लिए यूज किया है। विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी संघ से आप जो है, लेकिन जो राज्य हैं संघ से अलग नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कल को जो है जम्मू कश्मीर का है, आज तो बन गया यूटी, तो कल को जो है अरुणाचल प्रदेश का है, कल को जो है उत्तर प्रदेश का है, कि हम अलग से राज्य बना रहे हैं भारत से अलग होके, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसीलिए कहा जाता है कि अविनाशी संघ है। तो विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, ये आपको नोट कर लेना है। ये स्टेटमेंट पूछता है, ये दिया हुआ है, ये कन्फ्यूज करने के लिए कभी कभी ये दे देगा विनाशकारी अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, तो ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है। तो बस इतना आपको नोट कर लेना है, भारत के लिए यूज किया गया है विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये आपको नोट कर लेना है। यूनियन का मतलब यही होता है विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी जो है जो भारत का जो केंद्र है संसद है वो राज्यों को तोड़ सकती है, उसके राज्य उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में बदल सकती है, यानी चाहे तो ऐसा संसद कर सकती है। लेकिन कोई भी राज्य जो है भारत से अलग होकर कोई अन्य देश नहीं बना सकता, या फिर किसी अन्य देश के साथ जाके मिल नहीं सकता है, ये जो है इसको हक नहीं है, इसीलिए अविनाशी संघ है। ये शब्दावली आपको नोट कर लेना है, स्टेटमेंट में पूछता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, और ऐसा संसद कर सकती है और किस आर्टिकल के तहत करेगी हम आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यूएसए के बारे में कहा गया है कि अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, यानी ना ही राज्य को छेड़ सकते हैं और ना ही जो है पूरे जो आपका देश है उसको छेड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो आपका यूएसए है उसमें मान लीजिए कि एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया को ना ही आप उसके अनुमति के बिना या फिर क्या उसके सहमति के बिना ना ही तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही उसके नाम में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा उसमें नहीं किया है, इसीलिए इसको फेडरल ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो अविनाशकारी यानी उसके राज्य को भी नहीं छेड़ सकते, और अविनाशकारी संघ है यानी अविनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ है, ये कहा गया यूएसए के लिए, और इसको हम फेडरल ऑफ स्टेट कहते हैं।
और भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये आपको नोट कर लेना है। तो इतनी बातें समझ गए होंगे। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 2। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये जो शब्दावली है फ्रेंड्स, यही आपको बस नोट कर लेना है। शब्दावली कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में दिया गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 2 में। तो प्रवेश और स्थापना की बात करता है, ये शब्दावली आपको नोट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, और मान लीजिए कल को जो है पाकिस्तान से कोई क्षेत्र भारत में आना चाहता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश से कोई चीन से कोई क्षेत्र जो है भारत में आना चाहता है, श्रीलंका से कोई क्षेत्र भारत में आना चाहता है, तो ये किस आर्टिकल के तहत की जाएगी, तो संसद को ऐसा अधिकार है कि सिंपल मेजोरिटी से ऐसा कर सकता है। जैसे कि सिक्किम को किया गया था, सिक्किम को मिलाया गया था भारत में बाहर से, इसीलिए उसको प्रवेश या फिर स्थापना की बात कहते हैं। तो जब भी ऐसा करे तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा कि बाहर से, यानी भारत के बाहर से, जैसे कि पाकिस्तान से कोई क्षेत्र मिलाना चाहते हैं, चीन से कोई क्षेत्र मिलाना चाहते हैं भारत में, उसी प्रकार बांग्लादेश से कोई क्षेत्र मिलाना चाहते हैं भारत में, तो ऐसा जो है किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। जैसे कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 1975 में भारत में 22वां जो है राज्य के रूप में शामिल किया गया था, और जो है उस समय जो सिक्किम में जो नामग्याल जो वंश था, ये भी आपको नोट ये क्वेश्चन पूछा था कि जब 36वां संविधान संशोधन था, जब 22वां राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था सिक्किम को, उस समय सिक्किम में कौन सा राजवंश था, तो नामग्याल वंश था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 2 समझ में आया होगा। तो बाहर से, यानी भारत के बाहर से कोई क्षेत्र मिलाना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, उसको प्रवेश कराना चाहते हैं, स्थापना कराना चाहते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। और ऐसे जो है संसद के पास ऐसा अधिकार है, वो कर सकती है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 3। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कहता है कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 कहता है। अब इसको समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, अभी फिलहाल में से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है तेलंगाना, उसी प्रकार जो है आपका अभी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया है, और उसी प्रकार से बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया है। तो ये कौन करता है, तो ये संसद के पास ऐसा अधिकार है। आर्टिकल 3 के तहत जो है साधारण बहुमत के साथ ऐसा कर सकती है। अब मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश हो गया, या कोई भी स्टेट आप मान लीजिए। अब इसका जो वर्तमान में जो क्षेत्र है, तो कल को जो संसद चाहे तो साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है कि जो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट सकती है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उत्तर प्रदेश से कुछ और कर सकती है, या फिर कहे बिहार जो है, बिहार से कोई क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश मिला सकते हैं, या फिर कहे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल या तो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, इसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये किस आर्टिकल के तहत करेगी, तो आर्टिकल 3 की तरफ और जो है संसद को ऐसा अधिकार है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे कि अभी केरल ने प्रस्तावित किया है कि मान लीजिए कि हमारा नाम जो केरल है उसको केरलम किया जाए, ये संसद में प्रस्तावित किया गया है। तो ये संसद के पास ऐसा अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत कि वो साधारण बहुमत से क्या करे कि उसका नाम केरलम कर सकता है या नहीं भी कर सकते। ये किसके पास अधिकार है, तो आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास अधिकार कि या तो उसका केरलम करे या ना करे, वो इसके पास अधिकार है। और ये नोट कर लीजिएगा, ये जो है साधारण बहुमत से करेगी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जितनी भी आपके अधिकार दिए गए संसद के पास, वो साधारण बहुमत से किया जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और मान लीजिए कि कल को जो है बिहार का नाम अगर चेंज करना चाहती है संसद, तो ये ध्यान से देखिएगा, बिहार का नाम चेंज करना चाहती है संसद, तो संसद ऐसा क्या करेगी, बिहार के विधानमंडल को एक नोटिस भेजेगी, यानी उसको राय लेने की एक नोटिस भेजेगी। तो जो बिहार का विधानमंडल है वो राय देगा या नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन राय दे या ना दे उससे संसद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसद उसके राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चाहे वो राय दे या ना दे, संसद अगर चाहे तो साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का क्षेत्र, नाम या फिर सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर केरल प्रस्तावित किया है केरलम के लिए अपना नाम चेंज करने के लिए केरल का, तो संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है कि उसको क्या केरलम नाम हो जाए, तो साधारण बहुमत से संसद में क्या होगा, पारित हो जाएगा। अगर साधारण बहुमत से अगर वो बिल पारित हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका नाम केरलम हो जाएगा। हालांकि अभी हुआ नहीं है, तो वो साधारण बहुमत से किस में किया जाएगा, तो संसद में किया जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 था,
ये आपको नोट कर लेना है। और साधारण बहुमत होता क्या है? तो साधारण बहुमत होता है फ्रेंड्स उपस्थित और मतदान का अगर 50% और उससे एक भी वोट अगर अधिक हो जाता है वो साधारण बहुमत से बिल पास हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि उपस्थित मान लीजिए कि 300 लोग हैं लोकसभा में, अभी फ़िलहाल में 543 सदस्य होते हैं, तो 543 में से अगर 300 लोग अगर लोकसभा में उपस्थित हैं और उपस्थित और मतदान करने वाले और 250 लोग मतदान कर रहे हैं, तो उपस्थित और मतदान करने वाले यानी ये जो 250 लोग हैं इनका जो 50% और +1 हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो है बिल पारित हो जाता है। ये होता है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले जो मतदान करते हैं उनका जो संख्या होती है उसका 50% और +1 भी हो जाता है तो साधारण बहुमत से बिल पेश हो जाता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। साधारण बहुमत क्या है, अनुच्छेद 1, 2, 3 में क्या बातें की गई हैं, ये सारे डिटेल में आपको नोट कर लेना है। और आर्टिकल 4 जो कहता है फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा। यदि राज्य जो है अगर मर्जी से अपना नाम चेंज करेगा तो ऐसा तो कर नहीं सकती, अगर ऐसा करना चाहेगा तो वो संवैधानिक विफलता माना जाएगा और उसके उपलक्ष्य में क्या करेगा 356 जो है आर्टिकल लग जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। तो केवल संसद के पास अधिकार ऐसा कर सकती है, राज्य के पास ऐसा अधिकार नहीं है। अगर ऐसा राज्य करती है अपने मर्जी से अगर नाम चेंज करती है, अपने क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करती है तो उसको संवैधानिक विफलता माना जाएगा और उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा उस राज्य में, उस क्षेत्र में। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के में कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो उससे जो है आर्टिकल 368 की प्रावधान के लिए संविधान में संशोधन करने वाला विधि नहीं समझा जाएगा। यानी जैसे कि आर्टिकल 2 में हमने कहा है, आर्टिकल 2 में हमने यही कहा है कि अगर नए राज्यों को प्रवेश कराना चाहती है भारत में कोई बाहर से अगर राज्य कोई शामिल कराना चाहता है वो भी संसद साधारण बहुमत से करेगी। और अभी आर्टिकल हमने 3 बताया कि उसके 28 राज्य फिलहाल में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके नाम जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश उनके नाम और क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है संसद, और वो जो साधारण बहुमत से करेगी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही कह रहा है आर्टिकल 4। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए। तो आर्टिकल 2 में अभी हमने बताया कि आर्टिकल 3 में ये दोनों जो है साधारण बहुमत से किया जाएगा, तो आर्टिकल 368 के तहत क्या है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही आर्टिकल 4 में कहा गया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं अखंड भारत का निर्माण। तो उम्मीद है कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आएगा और ये जो है आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 1, 2, 3 है। अब देख लेते हैं अखंड भारत का निर्माण। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जब कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, उस समय अलग से पाकिस्तान की मांग उठी थी मुस्लिम लीग के द्वारा, और कैबिनेट मिशन ने इस बात को ठुकरा दिया कि अलग से पाकिस्तान नहीं बनेगा। और ये कब आया था? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। उसमें हमने बताया था कि पैथिक लॉरेंस क्या थे, अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और एक स्टेफर्ड क्रिप्स 2 अन्य सदस्य थे। ये हम बात कर चुके हैं। उसमें हमने ये भी बताया था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था, और टोटल कितने सदस्य हुए थे उसमें 389 सदस्य चुने गए थे। इसमें से 93 जो थे देशी रियासतें थी और बाकी 296 जो थे जिस पे वोटिंग होना था। ये हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। और उसके बाद से क्या हुआ, जब वोटिंग हुआ तो मुस्लिम लीग हार गई। जब मुस्लिम लीग हार गई तो उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं, ये सही नहीं है, चुनाव सही नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। ये बातें आपको नोट करनी है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब माउंटबेटन योजना आया, जो 3 जून 1947 को, डेट आपको याद रखना है कि माउंटबेटन योजना कब आया। तो हमने बताया कि 3 जून 1947 को, और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को। ये दोनों डेट आपको याद रखना है। उसने कहा, माउंटबेटन योजना ने कहा कि हाँ भारत और पाकिस्तान 2 अलग राज्य बना दिया जाए। यह उन्होंने मान लिया। तो भारत और पाकिस्तान 2 राज्य अलग अलग होंगे, ये बनाने की बात कही आपके माउंटबेटन योजना ने। उसके बाद से स्वतंत्र के समय, जब स्वतंत्रता की बात आई तो उस समय क्या है कि टोटल है 565 देशी रियासतें थी। तो इनसे यह कहा गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, और या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप स्वतंत्र देश बनाएं। इन लोगों से कहा गया। लेकिन उस समय जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, रियासती विभाग के हेड बने, और उन्होंने क्या कहा, कैरेट और स्टिकी पॉलिसी की एक नीति लाए थे। यहाँ पर नोट कर लेना है कि सरदार वल्लभ भाई के द्वारा क्या किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक नीति लाई गई, कैरेट एंड स्टिकी पॉलिसी। ये आपको नोट करना है, गाजर और छड़ी की नीति लाई गई।
उन्होंने ये कहा देशी रियासतों से कि या तो आप प्यार से मान जाइए या फिर हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। तो उनमें से जो 562 देशी रियासतें थी, 565 में से 562 देशी रियासतें स्वेच्छा से अपनी भारत में विलय हो गए। बाकी जो 3 थे ये क्या कर रहे थे, ये मना कर दिए शामिल होने से। इसमें से कौन कौन थे, तो ये पूछता है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 जो देशी रियासतें थी ये मना कर रहे थे। तो 1948 में हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो यानी सैन्य कार्रवाई के द्वारा विलय किया गया। जो जूनागढ़ था इसको जनमत संग्रह के विलय पत्र के द्वारा किया गया, शामिल किया गया। और जो जम्मू कश्मीर था उसको विलय पत्र के द्वारा क्या किया गया, ये हस्ताक्षर करके महाराज हरि सिंह थे उस समय, उनके द्वारा क्या किया गया, भारत में शामिल किया गया। तो हैदराबाद पूछता है किसके द्वारा शामिल किया गया, तो 1948 में ऑपरेशन जो पोलो है सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसको भारत में विलय किया गया। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा विलय किया गया। और जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा क्या किया गया, उसको भारत में शामिल किया गया। तो अब हो गया अखंड भारत का निर्माण। अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या हुआ, तो ये कब कब शामिल हुए हैं और किस किस के कारण शामिल हुए हैं, ये आपको नोट कर लेना है। कौन कौन देशी रियासतें थी, तो हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद, जनमत संग्रह जूनागढ़ और विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर, ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए जब देश आज़ाद हो गया उस समय भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन जो मांग है उठने लगी कि हमको भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए, ये सब है। इसकी मांग जो है तरह तरह से अलग अलग क्षेत्रों से ये उठने लगी। तो उस समय एसके धर आयोग बनाया गया जून 1947 में। इनकी रिपोर्ट दी गई 1948 में। तो एसके धर आयोग जो है ये आपको नोट कर लेना है कब लाया गया था और इसकी रिपोर्ट कब दी गई थी, तो ये आपको नोट कर लेना है। एसके धर आयोग जो है ये क्वेश्चन पूछता है, एसके धर आयोग जो है ये कब आया था, तो 1947 में। ये अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 1948 में, ये आपको नोट कर लेना है। और इन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, जनता आक्रोशित हो गई, विरोध होने लगे। उसके बाद से क्या हुआ कि भाषाई प्रांत आयोग के द्वारा जेबीपी समिति लाई गई। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला कौन सा है, एसके धर आयोग कब आया था, 1947 में। रिपोर्ट कब दी, 1948 में, ये आपको नोट कर लेना है। और इन्होंने कहा था एसके धर आयोग ने कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है, विरोध बढ़ने लगा। उसके बाद से एक और समिति आई, जेबीपी समिति, 1948 में, दिसंबर 1948 में। और इसने रिपोर्ट अपनी 1 अप्रैल 1949 में दी, ये आपको नोट कर लेना है, ये डेट पूछा हुआ है। जो जेबीपी समिति थे इसने अपनी रिपोर्ट कब डाली। उसके बाद से एसके धर आयोग ने अपनी कब रिपोर्ट दी, 1948 में, ये दिए 1 अप्रैल 1949 में जेबीपी समिति, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, ये आपको नोट कर लेना है। इन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से इसमें भी जो जेबीपी समिति है इसने भी कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना, ये भी अस्वीकार कर दिया। अब पूरी तरह से क्या हुआ कि आक्रोश बढ़ता चला गया। उसके विरोध में क्या किया गया कि तेलुगु भाषियों द्वारा नए राज्यों की जो मांग है तीव्र हो गई और उसमें है अनशन पे बैठ गए। एक 1952 में एक थे व्यक्ति पोट्टी श्रीरामुलु, ये आपको नोट कर लेना है कि तेलुगु भाषियों के आधार पे जो तेलुगु बोलने वाले थे उनको क्या था कि उनके आधार पे एक नए राज्य की मांग गठन के लिए एक तीव्र मांग के लिए एक अनशन किया गया, जिसमें जो थे पोट्टी श्रीरामुलु जो थे 1952 में ये अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है 56 दिनों तक अनशन पर रहे थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कितने दिन पे अनशन पर रहते, 56 दिन। तो 56 दिन के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो है 1952 की इनकी मृत्यु होती है। पोट्टी श्रीरामुलु अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया, आक्रोशित हो गई जनता। तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया, जब इनकी मृत्यु हुई तो 1 अक्टूबर 1953 पे तेलुगु भाषी जो विरोध कर रहे थे उनके लिए एक आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, ये आपको नोट कर लेना है। तो पूछता है कि भाषाई आधार पे सबसे पहला जो राज्य है गठन कौन सा किया गया, तो वो था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ये आपको नोट कर लेना है। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी गठन की गई और ये जो है तेलुगु भाषियों के लिए था, ये आपको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 पे, और पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई थी 56 दिन के अनशन के उपरांत। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं के आधार पर, जैसे कि मराठी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, अलग अलग जो है असमिया, उड़िया, ये सब क्या अलग अलग विरोध होने लगा कि हमको भी स्टेट दीजिए, हमको भी भाषा के आधार पर स्टेट दीजिए। अलग अलग जब विरोध जब मांग उठने लगी, उसके बाद क्या हुआ कि एक
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, यहाँ पर नोट कीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया 1953 को। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो 1953 को, और इसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 सदस्य थे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फजल अली आयोग जो है, या फिर कहे राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, तो 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन थे यहाँ पे नोट करिएगा। एक तो थे फजल अली जो, और अन्य सदस्य में जो थे के.एम. फणिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू जो थे। 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. फणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, और जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। इन्हीं के नाम पे फजल अली आयोग रखा गया था। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो राज्य पुनर्गठन कब आया था, 1953, जिसे हम फजल अली आयोग कहते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की, तो ये आपको नोट करना है 13 दिसंबर 1955 को। ये कई बार पूछा हुआ है कि फजल अली आयोग ने कब रिपोर्ट दिया, 30 दिसंबर 1955 को, ये आपको नोट कर लेना है। तो 30 दिसंबर 1955 को जब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी केंद्र सरकार को, उसमें ये कहा कि भाषाई आधार पर नए राज्य बन सकते हैं। तो फाइनली जो है भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन किस आयोग में आपको पारित किया गया, तो वो था फजल अली आयोग। ये आपको नोट कर लेना है। जिसे उसके बाद से क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। जो आयोग था वो अब अधिनियम के रूप में बन गया, उसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। देखिए ये आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज दे देगा, कभी आयोग दे देगा, कभी पुनर्गठन अधिनियम दे देगा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पूछे तो 1953 लगाना है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब बोले तो 1956 लगाना है। और ये जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत बनाया गया। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। जबकि फजल अली आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि हमें 16 राज्य और 3 यूटी बनाने चाहिए। लेकिन जो है जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। फजल अली क्या थे, अध्यक्ष थे। के.एम. फणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जो 2 अन्य सदस्य थे। टोटल 3 सदस्य थे, ये आपको नोट कर लेना है। फजल अली आयोग जो था रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि कौन राज्य जो है कब कब बना है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है वो हम देख लेते हैं। फिर पहले तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित तो बन चुके हैं, उसके बाद से किस प्रकार से गठन हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको नोट कर लेना है कि 1 मई 1960 को बम्बई जो प्रांत था उससे मराठी भाषियों और गुजराती भाषियों के लिए क्या हुआ, स्टेट बनाए गए। तो देखिए बम्बई को मराठी जो भाषी बोलने वाले थे वो महाराष्ट्र बना। तो महाराष्ट्र बम्बई का ही नाम बस बदल दिया गया था, जो मराठी बोलने वाले थे तो बम्बई का ही नाम क्या है, महाराष्ट्र कर दिया गया। तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा, वो पहले से ही था। तो गुजराती भाषियों के लिए एक गुजरात प्रांत बना, जो कि 15वें राज्य के रूप में बना था। तो 1 मई 1960 को क्या हुआ, बम्बई से अलग होके गुजरात प्रांत बना है 15वें राज्य के रूप में। 14 तो पहले से बने हैं और 6 केंद्र शासित बने हैं। तो ये जो था 15वां राज्य पूछता है कौन बना, तो गुजरात आपको नोट कर लेना। 1 मई 1960 से किससे अलग होके, तो आपको बताना है बम्बई से अलग होके। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो 15वां राज्य हो गया। अब देख लेते 16वां राज्य कब बना था। अगला है 1 दिसंबर 1963 को जो असम से अलग होके नागालैंड जो बना था वो 16वां राज्य के रूप में बना था। इसीलिए जो है जो नागालैंड दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और हॉर्नबिल जो उत्सव है ये भी 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हॉर्नबिल जो उत्सव है वो कितने दिनों तक चलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर क्या बना, नागालैंड, और ये जो है 16वां राज्य हो गया। अगला है पंजाब से अलग हुआ हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। तो पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, देखिए 3 था, सिख बोलने वाले जो सिख थे वो पंजाबी बन गए, यानी जो पंजाब बन गया। तो पंजाब तो पहले से ही था, उसको बस पंजाब जो रख गया। उससे अलग है कि एक हरियाणा बनाया गया 17वां राज्य के रूप में, और एक यूटी बना चंडीगढ़। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए। तो 17वां राज्य के रूप में कौन बना, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना।
वहीं 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था उसको राज्य बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है और ये जो है 18वां राज्य के रूप में बना है। इसको अभी हम एक चार्ट में देखेंगे, वहाँ से याद करेंगे। और पहला राज्य जो है यूटी से बना राज्य ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला राज्य है कौन सा ऐसा राज्य है जो यूटी से राज्य बना था, तो हिमाचल प्रदेश, ये आपको नोट कर लेना है। और ये 18वां राज्य के रूप में बना था। अगला है आपका 21 जनवरी 1972 को ये असम से 3 राज्य जो है बनाए गए थे। जो 3 राज्य थे, मेघा के 3 मणि, तो मेघा मतलब मेघालय, 3 का मतलब त्रिपुरा और मणि का मतलब मणिपुर। तो 1972 में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन कि 21 जनवरी को कौन से स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप देख लीजिए, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, इन तीनों को अलग करके असम से बनाया गया था। तो मेघालय 19वां राज्य के रूप में बना, त्रिपुरा 20वां और मणिपुर 21वां। उम्मीद है कि आपको नोट कर लिए होंगे। तो ये सारी बातें आपको नोट कर लेनी है। तो असम से 3 राज्य बने आपका 1972 में, 21 जनवरी 1972 को। 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया, 22वां राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन 1975 के रूप में बनाया गया था। तो ये 22वां राज्य बना। और ये जो सिक्किम जो है कौन से संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया। फिर 20 फरवरी 87 को क्या हुआ, 20 फरवरी 1987 को असम से 2 नए राज्य बनाए गए, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम 23वां राज्य के रूप में बना और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य के रूप में बना। फिर 30 मई 1987 है उसको जो है गोवा को क्या है यूटी से क्या बनाया गया, राज्य बनाया। पहला यूटी से कौन बना, हिमाचल प्रदेश, यूटी से राज्य बनाया गया। फिर गोवा जो है यूटी से क्या बनाया गया, 25वें राज्य के रूप में बनाया गया। 30 मई 1987, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये आपको नोट कर लेना है। और संविधान संशोधन हुआ था, तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा क्या किया गया, गोवा को यूटी से एक राज्य बनाया गया और ये जो है 25वां राज्य के रूप में बनाया गया। अगला है आपका, नोट करके लिखिएगा कि गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से स्वतंत्र करके भारत में एक यूटी बनाया गया और 56वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, उसको एक राज्य बनाया गया, 25वां राज्य उसको घोषित कर दिया गया। फिर आते हैं 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को 3 स्टेट बनाए गए। एक जो है छत्तीसगढ़ जो कि एमपी से अलग होकर बना, CUG से आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ 26वां के रूप में एमपी से अलग होकर बना। फिर उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर 27वां राज्य बना और झारखंड जो है बिहार से अलग होकर 28वां राज्य बना। 1 नवंबर को, जैसे CUG से आपको याद करना है, CUG का मतलब होता है एक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जे का मतलब झारखंड। ये हुआ 1 नवंबर, ये होगा 9 नवंबर, ये हो गया 15 नवंबर। और दोनों का सबका अलग ही अलग डेट है, लेकिन जो सन है वो 2000, तीनों जो है 2000 में क्या हुए, अलग हुए। कौन कौन से डेट, ये हुआ 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है 9 नवंबर और 15 जो आपके नवंबर है उसमें झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये आपको नोट कर लेना है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया 29वें राज्य के रूप में। और ये जो है नवीनतम राज्य है। पूछता है कि कौन सा नवीनतम राज्य अभी बनाया गया है, तो तेलंगाना आपको लगाना है और ये जो है 29वां राज्य के रूप में बनाया गया है। उसके बाद से देख लेते हैं कि अब हो गया है टोटल आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश इस समय। अब उसके बाद से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद होता है 31 अक्टूबर 2019, जो जम्मू कश्मीर है उसको जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको तोड़ के 2 यूटी बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये 2 यूटी बन जाते हैं। अब कितने हो जाते हैं, तो 28 राज्य हो जाते हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। उसके बाद से 26 जनवरी 2020 को क्या होता है कि दादर और नगर हवेली और दमन दीव को क्या होता है, इनको संयुक्त रूप से एक यूटी बना दिया जाता है। ये आपको ये डेट याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 और ये 26 जनवरी 2020। अब कितने हो जाते हैं, तो दादर और नगर हवेली और दमन दीव को एक संयुक्त रूप से क्या बनाया जाता है, यूटी बनाया जाता है। अब हो जाते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वर्तमान में भारत है। उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम एक चार्ट में देख लेते हैं, एक ही पास में। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमने बताया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद से अलग अलग डेट को अलग अलग राज्य बने थे भाषा के आधार पर। जैसे कि 15वां राज्य के रूप में हमने बताया कि 1960 में 15वां राज्य बना गुजरात, महाराष्ट्र से अलग होके। फिर जो है 16वां राज्य बना 1963 में नागालैंड, किससे अलग होके, असम से अलग होके। फिर 17वां राज्य के रूप में बना 1966 में हरियाणा बना, किससे, पंजाब से अलग होके। फिर 18वां राज्य जो बना 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो कि यूटी था, उसके बाद से उसको राज्य बनाया गया और ये पहला यूटी से बनने वाला राज्य है, ये आपको नोट कर लेना है। तो 60 में गुजरात, 63 में 60 के बाद 3 63 3 66, ये से करके आपको कैसे भी याद कर लेना है। तो 15वां राज्य के रूप में बना आपका
गुजरात महाराष्ट्र से अलग होके आपका 16वां राज्य बना, नागालैंड असम से अलग होके 63 में, और 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना, और 18वां राज्य के रूप में 1971 में हिमाचल प्रदेश के रूप में बना। यूटी था पहले, अब राज्य बन गया। फिर 1972 में 3 राज्य बने, हमने बताया था MTM से आपको नोट कर लेना है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो मेघा के तीन क्या है, मेघा के 3 मणि, तो मेघालय 3, त्रिपुरा और मणि से मणिपुर, ये 3 बने 1972 में, ये आपको नोट कर लेना है। और ये जो है 21 तारीख को बने थे, इसीलिए कभी कभी पूछ देता है कि 21 जनवरी को किसका आपका स्थापना दिवस है, किस राज्य का, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हमने देखा। अब देखिए 1975 आया, तो 1975 में सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बनाया गया। और फिर 1987 में 3 बनाए गए, MAG से आपको याद रखना है, मग से। या आपको कैसे 1 बार 2 बार 3 बार करके जब याद करेंगे तो आपको एक दिन याद हो जाएंगे, बार बार लेकिन देखना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि डेली आपको 2 मिनट इस पर ध्यान दीजिए, आपको 2 से 3 दिन में याद हो जाएंगे। फिर 1987 में जो है हमने बताया कि मिजोरम बना 23वां राज्य, फिर अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा 25वां, जो कि 56वें संविधान संशोधन के तहत इसको बनाया गया। ये भी यूटी से राज्य बनने वाला है, ये आपको नोट कर लेना है। और 2000 में 3 राज्य बने, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। CUG से आपको करना है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और ये 26वां, 27वां, 28वां राज्य हो गया। 29वां राज्य के रूप में 2014 तेलंगाना अलग बना। फिर हमने बताया कि जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 है, उसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। और फिर 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या किया गया, संयुक्त रूप से एक स्टेट बना दिया गया। फिलहाल में अब कितने हो गए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान में भारत है। उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको याद करना है, कई बार में याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कल फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं इसका जो MCQs के माध्यम से आपको ये याद करवा दे, भाग जो 1 है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, हम कल इसका आपका जरूर टेस्ट लेंगे, आप जरूर दीजिएगा उसको, आपको याद हो जाएंगे सारी बातें। अब देखिए पढ़ लेते, एक नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद। जो रीजनल काउंसिल क्या होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद जो था, रीजनल काउंसिल, इसकी स्थापना जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो आपको लगाना है गृह मंत्री के द्वारा। जो क्षेत्रीय परिषद होती है उनकी जो है अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। जब ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे, तो 5 बनाए गए थे। उसके बाद से 1971 में एक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, तो उसको हम देखेंगे 1971 में। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल कितने हैं, तो अभी फिलहाल में 6 हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक है नॉर्थ में है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मान लीजिए कि आपका भारत है तो यहाँ दिल्ली है बीच में, और यहाँ आपका कोलकाता हो जाता है, यहाँ आपका चेन्नई है, और यहाँ आपका महाराष्ट्र में जो कि मुंबई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको याद करना है, ये नॉर्थ वाला हो गया आपका दिल्ली, ये हो जाएगा ईस्ट वाला आपका कोलकाता, ये आपका हो जाएगा जो साउथ वाला है वो चेन्नई, और ये जो आपका हो जाएगा वेस्ट वाला आपका मुंबई। तो ये इसका हेडक्वार्टर एक मिड में है, जो कि यहाँ पर मिड पड़ता है, मिड। तो मिड में है आपका जो कि हेडक्वार्टर उसका है प्रयागराज, ये आपको नोट कर लेना है। तो कभी कभी पूछ देता है कि नॉर्थ का जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मिड वाला का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद से जो ये उन जो 5 थे, ये आपका नॉर्थ वाला, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, और मिड वाला जो था ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया था। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, एक नॉर्थ ईस्ट में भी बनाया गया है, जिसकी जो हेडक्वार्टर है शिलांग में है, मेघालय शिलांग में। इसको जो है 1971 बनाया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। 1971 के एक्ट के द्वारा ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला बनाया गया, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 1971 के एक्ट द्वारा कई बार पूछा है क्वेश्चन कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्रीय परिषद है वो उसकी स्थापना कब की गई, तो 1971 के अधिनियम के द्वारा। पहले इसमें 7 सदस्य थे, अब जो है वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, ये आपको नोट कर लेना है। जो आपके सिक्किम था, जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, पहले इसमें 8 सदस्य थे। नॉर्थ ईस्ट जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें पहले 7 सदस्य थे। फिर क्या किया गया, सिक्किम को शामिल करके इसमें 8 सदस्य हो गए, और इसका जो हेडक्वार्टर है मेघालय शिलांग में है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 1971 के अधिनियम के तहत ये बनाया गया है। अगला आपको नोट कर लेना है पॉइंट फ्रेंड्स, कि जो पहले जो उनका नाम है परिवर्तन किया, कई ऐसे राज्य हैं जिनका नाम जो है परिवर्तन किया गया, जैसे कि संयुक्त प्रांत जो है, पहले जो यूपी था उसका नाम जो है संयुक्त प्रांत था, उसके बाद से 1950 में इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ये आपको नोट कर लेना है। तो कभी कभी पूछ देता है कि संयुक्त प्रांत किसका नाम था, तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम था, 1950 में इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया। मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया 1969 में, और मैसूर जो था उसका नाम जो है 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। ये क्वेश्चन हमसे पूछा था कि जो आपके
मैसूर है उसका, सॉरी कर्नाटक का पहले नाम क्या था, मैसूर, ये 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। उत्तरांचल का नाम बदल के 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। और उड़ीसा का जो है 2011 में उड़ीसा जो था ओडिशा कर दिया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये प्रेजेंट का नाम है, ये पहले नाम थे जो कि बदला गया है इनका नाम। और ये कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत, हमने आपको बताया था कि क्षेत्र नाम और सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह अधिकार है वो कर सकता है। तो आर्टिकल 3 के तहत ये किया गया है। अब देखिए अभी हाल ही में केरल सरकार ने केरल राज्य का नया नाम केरलम प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अभी संसद में पारित नहीं हुआ है। अगर संसद को अधिकार है कि वो साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ये थी आज की क्लास। भाग 1 से संबंधित हमने भाग में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक देखा। फिर हमने राज्य पुनर्गठन आयोग देखे, अधिनियम देखा। उसके बाद से हमने देखा कौन कौन से आयोग बनाए गए थे, जैसे कि एस के धर आयोग, जेबीपी आयोग के, फिर बनाया गया आपका फजल अली आयोग। फाइनली उसने कहा कि भाषाई आधार पे आपको राज्य बनाने का अधिकार दिया जाता है। और पहला 1 अक्टूबर 1953 क्या किया गया, भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश बनाया गया। फिर हमने क्षेत्रीय परिषद देखे, उसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए थे। फिर 1971 के एक्ट के द्वारा एक अलग से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, जिसका हेड जो है शिलांग मेघालय में है। पहले 7 सदस्य थे, फिर शामिल हो गया सिक्किम, उसके बाद से 8 सदस्य हो गए इसमें। ये सारी बातें हम डिटेल में कर लिए। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। और ये जो राज्य है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। फिर उसके बाद से अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए थे। 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां नागालैंड, 17वां हरियाणा, 18वां हिमाचल प्रदेश। उसके बाद से 1972 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो है आपके 19, 20, 21 राज्य बने। और 21 जनवरी 1972 को बने। फिर 22वें राज्य के रूप में सिक्किम बना 36वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद से 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड को बनाया, सॉरी गोवा को बनाया गया। तो मिजोरम 23वां राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका 24वां, और गोवा जो है 25वां के राज्य के रूप में बनाया गया 56वां संविधान संशोधन के तहत। हमने आपको बता दिया, ये आप मग से याद रखेंगे, AMTM से याद कर लीजिएगा। और 2000 को 3 राज्य बनाए गए, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये भी आपको नोट करें। 26, 27, 28वां राज्य में। फिर 29वां राज्य के रूप में 2014 को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर को जो 2019 को जम्मू कश्मीर है उसको अलग करके 2 UT बना दिया गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को जो दादरा और नगर हवेली था, जो दमन और दीव था, उसको संयुक्त रूप से क्या बनाएगा, 1 UT बनाएगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार आप खुद पढ़ेंगे, नोट करेंगे, आपको सब याद आ जाएगा। कल इसका हम टेस्ट लेंगे ताकि आपको भाग 1 से जो भी क्वेश्चन बने, IAS, PCS, UPSC, छोटे बड़े एग्जाम जितने भी है, वो सारी बात हम देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।